चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती की 237वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफी सारे चैप्टर से आज हमारे पास जुड़े हुए हैं। गोवा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, त्रिपुरा, असम, छत्तीसगढ़, इन सारे चैप्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विषय भी ऐसा महत्वपूर्ण है जिस पर चर्चा होना जरूरी है और सबको इस बात के बारे में, जो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग हैं स्पेसिफिकली, इस पे अवेयर होना चाहिए। रिपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 3 और 12 में इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। और सेक्शन 95 तो एक पूरी तरह से डेडिकेटेड ही है, बालक का उसके निवास स्थान को स्थानांतरण। इसी क्रम में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने 21/10/2024 को एक लेटर जारी किया था और एक स्पेसिफिकली पोर्टल बनाया था, घर पोर्टल, गो होम एंड रीयूनाइट इस नाम से। तो एक जिले के दूसरे जिलों को बच्चों को भेजने के लिए या एक राज्य से दूसरे राज्य के बच्चे को भेजने के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए। विद इन द कंट्री अगर हम बात करते हैं तो एक प्रक्रिया थोड़ी सी सरल होती है, क्योंकि हम एक दूसरे से बातचीत करके बच्चों को उनके मूल निवास पे स्थानांतरित करते हैं। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, किसी बच्चे को सीमा के बाहर, देश की सीमा के बाहर भेजना हो, हिंदुस्तान से अगर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या किसी भी और कंट्री में भेजना हो, तो यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है, लंबी हो जाती है, समय लगता है। और ऐसे में जो बालक रहते हैं संस्थाओं में, उनके अंदर नेचुरल सी बात है कि अनरेस्ट आना स्वाभाविक है। बच्चों के अंदर थोड़ी सी इस तरह की चीजें होने लगती हैं। इसी प्रक्रिया में लगभग 6 साल पहले मेरा नवीन जी से संपर्क हुआ, जब हमें एक बालक को नेपाल भेजना था। उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। तो आज का जो हमारा विषय है उस पर हम बातचीत करेंगे, रिपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन स्पेसिफिकली इन इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट। अगर विदेश में बच्चों को रिपैट्रिएशन करना है, वहां का कोई बच्चा हमारे देश में आ गया है या वाइस वर्सा है, तो इसकी क्या स्थितियां होती हैं, इसके क्या प्रोसेस हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए नवीन जोशी जी। नवीन जी, आपका स्वागत है। अब किन इंडिया के फाउंडर मेंबर हैं, नेपाल एम्बेसी के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं और भारत और नेपाल के बीच रिपैट्रिएशन की पूरी प्रक्रिया को लगभग आप काफी सालों से देख रहे हैं, लगभग 7 वर्षों से आप इस प्रक्रिया को देख रहे हैं। और अब तक 587 बच्चों, अगर बात की है तो लगभग 600 बच्चों का रिपैट्रिएशन आप कर चुके हैं, बच्चों को उनके परिवार में जोड़ चुके हैं, मिला चुके हैं। नेपाल न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ क्लोजली जुड़ के आप काम करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज का जो हमारा विषय है उस पर अपनी बात रखें। नवीन जोशी सर, ओवर टू यू। धन्यवाद सर। सबसे पहले यहाँ जितने भी हम सहकार्य में जुड़े हैं सबको मेरा नमस्कार। सर ने जैसे मेरा परिचय बता चुके हैं सर, जो इसी को देखते हुए मैं थोड़ा सा डायरेक्टली ज़्यादा एसओपी एमओयू या कानून के साथ साथ में हम प्रैक्टिकली कैसे काम करते आ रहे हैं उस पे मैं ज़्यादा उस बारे में मैं ज़्यादा बताना चाहूँगा। क्योंकि जो कानून में, एसओपी में, एमओयू में लिखा होता है और हम डायरेक्ट जो काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं और सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं दोनों देश के बारे में बताना चाहूँगा। खासकर हम नेपाल और इंडिया 2 कंट्री के लिए काम करते हैं। कुछ बच्चे इंडिया से जो नेपाल जाते हैं, नेपाल पहुँचते हैं किसी भी तरीके से, ट्रैफिकिंग होके 363 के या फिर बैगिंग्स के लिए या किसी अन्य तरीके से घूमते फिरते जो बच्चे या गर्ल्स नेपाल में भी कई सारे पहुंचते हैं, उनको भी हम नेपाल सरकार के, वहाँ के मिनिस्ट्री और भारतीय दूतावास के सहयोग से हम इंडिया में लेके आते हैं। और हमने कई सारे बच्चों को और महिलाओं को हम यहाँ पे रिपैट्रिएट कर चुके हैं इंडिया से नेपाल के लिए। और संबंधित यहाँ पे जो भी CWC, कंसर्न CWC हो या मिनिस्ट्री हो, उनके साथ हम मिल के हैंडओवर करने का काम करते हैं। इसी तरह नेपाल के कई सारे बच्चे और खासकर ज़्यादा से ज़्यादा नेपाल के जो बच्चे इंडिया के लगभग सभी राज्यों में पहुँचते हैं, बच्चे और महिलाएं, गर्ल्स जो भी हैं, उनको हम रेस्क्यू करते हैं, साथ में मिलके प्रशासन से रेस्क्यू होते हैं या फिर चाइल्ड लाइन रेस्क्यू करे, पुलिस करे या किसी भी एजेंसी में रहें बच्चे, उनको जहां तक हमें खबर मिलती है
वो मिलने के बाद उनका एसएआर रिपोर्ट तैयार करके नेपाल सरकार से और भारत सरकार से दोनों तरफ से हम परमिशन लेके उनको भेजने का काम करते हैं। ये दोनों कंट्री के लिए हम काम करते हैं, खासकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अलग अलग राज्यों के लिए हम अभी काम नहीं कर पा रहे हैं। हम अभी सिर्फ 2 कंट्री के लिए काम कर पा रहे हैं। इसी के ऊपर मैं आप लोगों से मेरा जो है एक्सपीरियंस है उसको शेयर करूंगा, और हम किस तरीके से काम करते हैं वो भी मैं शेयर करूंगा। कुछ मान्यजन हैं जैसे गोवा से जुड़े हैं, कुछ मान्यजन हैं वो शायद हमसे पहले भी जुड़े हुए हैं, और कृपाल सर ने जैसे बताए हैं, हम पहले बच्चों को जो है नेपाल के बच्चे वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने नेपाल में भेजा है। और भोपाल से जैसे संपर्क होता है तो अभी मध्य प्रदेश से बहुत सारे बच्चे, हम मध्य प्रदेश के हक में भी हम बहुत सारे बच्चे नेपाल भेज चुके हैं। और सबसे पहले मैं आपको शुरुआती तौर से बताना चाहता हूँ कि नेपाल और इंडिया के सीमाएं बिल्कुल खुले हैं, कोई ज्यादा रोक टोक नहीं है, और आने जाने में नॉर्मल सी, अगर हम आते जाते हैं मेन बॉर्डर से तो अपना आई कार्ड दिखा के आना जाना कर सकते हैं, और लाखों लोग इस पार और उस पार डेली के होते हैं, क्योंकि बॉर्डर सारे खुले हैं तो वहाँ पे ज्यादा रोक टोक नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा रिलेशन है इंडिया नेपाल का, तो वहाँ पे कोई भी बॉर्डर पे दिक्कत नहीं है। और बॉर्डर के अलावा कई खेत हैं, जंगल है, छोटे नाका है, कई सारे चीजें हैं, तो आने जाने में बहुत आसान है, इसलिए कोई रोक टोक नहीं है। सो इसलिए बहुत ज्यादा लोग जो है वहां से उसी का फायदा उठाते हुए ट्रैफिकिंग करना, बच्चों को बहला फुसला के ले आना, और ले आने के साथ साथ इधर से भी बिहार और यूपी से खासकर और वेस्ट बंगाल से खासकर नेपाल में ले जाने का सिलसिला भी अभी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और खासकर नेपाल के रास्तों को प्रयोग करके कई सारे यहाँ के जो लेबर क्लास है उनको दुबई, खाड़ी कंट्रियों में जो है भेजने का प्रक्रिया भी बहुत सारे चला हुआ है। उसके ऊपर भी नेपाल सरकार और भारत सरकार दोनों ही काम कर रहे हैं, उसमें भी कई सारे आप लोग न्यूज देख सकते हैं। तो इसी तरह जब बॉर्डर खुले हैं तो बॉर्डर खुले होने का फायदा उठाते हुए बहुत सारे बच्चों को जो है ट्रैफिकिंग किया जाता है, या बच्चे बहला फुसला के आ जाते हैं, या कई बार बच्चे घर से गुस्सा होके भी इंडिया में आते हैं। और जब बच्चे आते हैं, क्योंकि छोटे शहर से, छोटे गांव से आते हैं, तो उनको ज्यादा कुछ नहीं पता चलता है, और वो कई सारे बच्चे यहाँ पे आने के बाद उनको पता ही नहीं चलता कि उनको कहाँ जाना है, कैसे करना है। और इसी में कई सारे लोग तो यहीं पे रह रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, उनके भी बच्चे बहुत सारे गुम हो जाते हैं, या कई सारे इंसिडेंट हो जाते हैं। उससे ज्यादा जो है बच्चे वहां से अब रनवे बोले या ट्रैफिकिंग बोले, कई सारी तरह से जो है वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद चाइल्ड लाइन या विभिन्न एनजीओ हैं, और पुलिस फोर्स, आरपीएफ, कई सारे एजेंसियां हैं जो कि उनको रेस्क्यू करती है, संरक्षण देती है। संरक्षण देने के बाद जो है बच्चों को सीडब्ल्यूसी में प्रोड्यूस करवाती है। प्रोड्यूस कराने के बाद अब सीडब्ल्यूसी में जो पुराने मेंबर होते हैं उनको तो सब चीज पता रहता है। कई बार जो है कई मेंबर या चेयरपर्सन या फिर जितने भी सोशल वर्कर हैं उनको ये सारे प्रक्रिया पता भी नहीं रहता है, जो तुरंत पता ना होने की वजह से रिपेट्रिएशन के लिए बहुत टाइम लगते हुए हमने देखा है। क्योंकि जब हम जुड़े थे उस टाइम पे 6 से 7 साल पहले के बच्चे भी हमने होम में हमें मिले हैं, तो उनको भी हमने रिपेट्रिएट किया है। तो इसलिए उसको हम कैसे सरल बना सकते हैं, प्रैक्टिकली हम कैसे संपर्क कर सकते हैं, किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी बच्चों को उनके घर तक पहुंचा सकते हैं दोनों देश के। तो इसलिए हम डायरेक्ट आज MOU, SOP हमारे कानून बने हुए हैं, और सब कुछ को देखते हुए भी हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर डायरेक्टली हम फाइल भेजने के बाद, चिट्ठी भेजने के बाद रिप्लाई आने में बहुत टाइम लगता है। जैसे सबसे पहले ऐसे तो कानूनी रूप में ये लिखा हुआ है कि सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट को लिखे, थ्रू DCPO या DM के थ्रू जो है डिपार्टमेंट पे जाए, डिपार्टमेंट के थ्रू MHA में जाए, होम मिनिस्ट्री में जाए, MHA MEA को लिखे, MEA एम्बेसी को लिखे। ये तो है एक प्रक्रिया। उसके साथ साथ वो लिखते लिखते या फिर वो फाइल पहुंचते पहुंचते या फिर मेल के रिप्लाई ना आते भी कई सारे टाइम लगते हुए हमने देखा है।
इसलिए उसको सरल बनाने के लिए हम बहुत टाइम से इसमें कार्य कर रहे हैं और हम खासकर गवर्नमेंट को सहयोग कर रहे हैं। हम नेपाल सरकार को और भारत सरकार को दोनों को हम सहयोग कर रहे हैं, उसमें हम एक सहयोगी दाता हैं और डायरेक्टली सीडब्ल्यूसी से या डीसीपीओ से या कई एजेंसियों से, होम से हमारे पास डायरेक्ट भी केसेस आते हैं अभी, तो उनको हम एम्बेसी के थ्रू, पहले एम्बेसी के थ्रू हमें जानकारी करवाते हैं एम्बेसी में कि ऐसे केस आया है। उसके बाद हम नेपाल में उनका घर ढूंढने का काम करते हैं, जो एसएआर रिपोर्ट होता है। नेपाल में भी अभी कई जिलों में बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति करे हैं एनसीआरसी के तरफ से। सो उनके माध्यम से हम नेपाल का सबसे पहले उनका घर पता लगाने का काम करते हैं। बच्चा कई बार बॉर्डर का होने के बाद या फिर कई बार बच्चे हो सकता है सही ना बताए, कई बच्चे बॉर्डर के नजदीक के होने के बाद भी वो नेपाल का बताते हैं, तो सबसे पहले हम उनका घर वेरीफाई करते हैं। घर वेरीफाई करवाने के बाद वहाँ के जो प्रशासन है वो लिख के भेजती है कि हाँ इसका घर ये है, तो हम उसको एसएआर के रूप में लेते हैं। उस एसएआर के रूप में लेने के बाद, एसएआर रिपोर्ट तैयार करने के बाद हम दूतावास में उस चीज को सबमिट करते हैं। दूतावास के तरफ से जहां पर भी बच्चा है, किसी भी सीडब्ल्यूसी में है या किसी होम में है या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो हम वहाँ के लिए जो है पत्र के माध्यम द्वारा दूतावास से हम भेज देते हैं कि ये बच्चा नेपाल का ही है और इसको रिपैट्रिएट करने के लिए आप लोग सहयोग करें। और इनको किसी भी प्रतिनिधि को उसमें बना दिया जाता है कि दूतावास की तरफ से इनको हम ऑथराइज करते हैं, आप फैसिलिटेट करिए करके एक लेटर इशू होता है। वो लेटर जाने के बाद हम उस लेटर को जो है विदेश मंत्रालय को भी दूतावास के द्वारा भेजा जाता है कि ऐसा बच्चा मिला है, वो नेपाल का कंफर्म हो गया है और उनको आप एनओसी दिया जाए। सो दूतावास से एमईए को भी भेजा जाता है, भारत सरकार विदेश मंत्रालय को भी भेजा जाता है और कई जगह वहाँ पे सीसी में भेजा जाता है। तो भेजने के बाद विदेश मंत्रालय भी अपने दूतावास जैसे काठमांडू में है और काउंसलेट बीरगंज में है, नेपाल में 2 जगह है, एक जगह काउंसलेट है और एक जगह दूतावास है, 2 जगह है नेपाल में। तो विदेश मंत्रालय भी अपने दूतावास को भेजने का काम करती है, कंफर्म करने के लिए, जानकारी के लिए जो भी है वो वहाँ पे भी भेजने की काम करती है। भेजने के बाद जैसे वहाँ से ओके हो जाता है तो वहाँ हमें उस चीज का एनओसी मिल जाता है कि आप लोग इन बच्चों को यहाँ से ले जा सकते हैं। जब एनओसी और दूतावास की तरफ से पत्राचार होने के बाद हम कोऑर्डिनेट करते हैं सीडब्ल्यूसी से या डीएम साहब से या डीसीपीओ से, जो भी हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, या एनसीपीसीआर से हम कांटेक्ट में जहां से भी आते हैं वहां पे कांटेक्ट करते हैं और उनके माध्यम से जो है हम फिर डेट फिक्स करते हैं ले जाने का, कैसे ले जाना है, फिर हम यहाँ से ले जाते हैं। ले जाने के बाद भी हमारे पास प्रक्रिया है। यहाँ से ले जाने के बाद नेपाल में जैसे इंडिया में एनसीपीसीआर है, नेपाल में एनसीआरसी है, नेशनल चाइल्ड राइट काउंसिल, सेम एजेंसी है एनसीपीसीआर की तरफ। उनके अभी सारे स्टेट में उनके अभी इस्टेब्लिश नहीं हुए ऑफिस, तो जहाँ पे हुए हैं हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं माइनर के लिए। तो माइनर के लिए कोऑर्डिनेट करके और नेपाल में हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, जिला प्रशासन कार्यालय होता है, वहाँ पे भी महिला तथा बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक का एक डेस्क लगा हुआ है। वुमन, चाइल्ड्स और सीनियर सिटीजन डेस्क होता है, हेल्प डेस्क होता है, वहाँ पे लगा होता है, या फिर हम वहाँ पे ले जाते हैं। उसका नेतृत्व सीडीओ करते हैं, चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, उनके नेतृत्व में होता है और वहाँ पे ले जाके हम प्रोड्यूस करते हैं बच्चों को। घर वालों को भी जानकारी रहता है और हम जब यहाँ से बच्चे को वहाँ ले जाके प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करने के बाद बच्चे से 1-2 दिन के लिए काउंसलिंग किया जाता है ताकि उनके साथ कोई अप्रिय घटना नेपाल में ना घटा हो, क्यों भागा था बच्चा, किस ले गया था, कौन लेके गया था और उसके साथ क्या क्या हुआ, और कहीं नेपाल से या फैमिली से या नजदीक से कोई जुड़ा तो नहीं है क्राइम करने में, या कुछ दिक्कत तो नहीं है। अगर हो तो वहाँ पे एफआईआर किया जाए या फिर कोई भी कानूनी प्रक्रिया में उसको आगे बढ़ा दिया जाए।
इसलिए उनको कुछ टाइम के लिए काउंसलिंग किया जाता है और प्रक्रियागत रूप में वहाँ पे आगे प्रक्रिया बढ़ाया जाता है। जब वो सेटिस्फाई होते हैं या उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है या फिर किसी चीज की भी उनको किसी भी जैसे कि आपने लाइवलीहुड या किसी भी उसमें जोड़ने के लिए भी जरूरत नहीं होती है या उनको रिहेबिलिटेशन के लिए कोई जरूरत नहीं है, तो उनको रियूनियन किया जाता है। तो वहाँ पे जब रियूनियन होता है तो मोस्टली रियूनियन होने का या फिर वहाँ पे हैंडओवर होने का रिपोर्ट जो है हम सीडब्ल्यूसी को दूतावास को हम जो है वो भेज देते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चा जो है वहाँ पे सुरक्षित पहुंच चुका है, वो हम फिर रिपोर्ट भेज देते हैं। इसी तरह से हम काम कर रहे हैं और हमने अभी बांग्लादेश के लिए भी काम करने का ट्राई किया था, बट बांग्लादेश के लिए वीजा का और काफी चीजें दिक्कतें हैं, इसलिए हम वहाँ पे अभी करने में असमर्थ हैं। बट नेपाल और इंडिया के लिए आसान है। और जैसे नेपाल में भी यहाँ से बच्चे जाते हैं, वहाँ पे भी हम इसी माध्यम से वहाँ के एनसीआरसी को जोड़ते हैं, वहाँ को प्रहरी को जोड़ते हैं, वहाँ के मिनिस्ट्री को जोड़ते हैं और एम्बेसी को जोड़ के हम इंडिया में लाने का काम करते हैं। उसमें हमने इंडिया के बच्चे भी कई सारे यहाँ पे लेके आए हैं। अभी रिसेंटली भी लेके आए थे, एक फौजी की बेटी थी उत्तराखंड की, उनको भी 5 साल के बाद लेके आए थे। 5 साल तक उनको ये नहीं पता था कि नेपाल से इंडिया कैसे भेजा जा सकता है। वो कानूनी प्रक्रिया सबको नहीं पता था, वो नहीं कर पाए थे, तो हमने उसमें सहजीकरण करके अभी डीएम के आदेश से लेके आए थे। तो इस तरीके से हम काम को थोड़ा आसान करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे को जल्दी से जल्द उनका घर मिले, परिवार मिले, वो अपने देश तक, घर तक पहुंचे। उसमें हम लगातार लगे हुए हैं इस चीज में। और काफी सारे बच्चे अभी भी मुझे लगता है कि अलग अलग होम में हैं, इंडिया के अलग अलग होम में हैं, जिनका घर पता नहीं चल पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो जिनका घर नहीं पता चल पा रहा है या फिर आप लोगों को डाउट है कि नेपाल का हो सकता है या कहीं ना कहीं नेपाल से जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास एक प्रक्रियागत ये भी है कि आप दूतावास को भी लिख सकते हैं एमएचए की तरफ से, या फिर हमें भी आप लोग डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। करने के बाद पहले तो हम डायरेक्ट एफर्ट करेंगे उस बच्चे का घर पता लगाने के लिए, बच्चे से हम बात करेंगे, हमारी टीम बात करेगी, फिर उनका घर पता लगाने की हम कोशिश करेंगे। जब भी कुछ पता नहीं चलता है तो आप लोगों से जो भी कंसर्न एजेंसी होगी, उस एजेंसी से हम जो है एक आदेश पास कराएंगे कि हम उस बच्चे का फोटो और एडवर्टाइज जो है नेपाल में हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं करने के लिए। जैसे न्यूज़पेपर में है, अभी कई सारे सोशल मीडिया के ग्रुप हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है या टीवी चैनल है, किसी में भी हम वहाँ पे एडवर्टाइज करने के लिए जो है हम आप लोगों से परमिशन लेंगे। कोई भी कंसर्न एजेंसी है वो हमें परमिशन दे दे, तो उसके बाद हम उनका घर खोजने का वो भी प्रयासरत करते हैं। ऐसे हमारे पास लगभग 99% केस सॉर्ट आउट हुए हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है हमें अभी घर उनका मिला है और घर तक पहुंचे हैं। तो उस माध्यम से भी हम घर खोजने का प्रयास करते हैं। और जब तक, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जब तक बच्चे का घर नहीं मिलता है और जब तक नेपाल से वेरीफाई होके वहाँ के कागजात, वहाँ के बाल कल्याण अधिकारी, लोकल गवर्नमेंट, एनसीआरसी या फिर वहाँ की पुलिस जो है, प्रहरी जो है, जब तक हमें वहाँ से नहीं भेजेंगे डॉक्यूमेंट्स, तब तक हम नहीं ले जा पाएंगे बच्चों को या फिर रिपेट्रिएट नहीं कर पाएंगे। हम मजबूर हैं, जब तक कागजात नहीं आते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं आते हैं, तब तक हम आगे का प्रोसेस यहाँ से नहीं कर पाएंगे, दूतावास और एमईए का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ये क्लियर है कि बच्चा नेपाल का ही होना चाहिए, सिटीजन जो है नेपाल का ही होना चाहिए, या उसकी माँ बाप यहाँ पे रह रहे हो या कुछ हो रहा हो, उनका कोई रिलेटिव हो, कोई भी हो, फैमिली से हो, वो वहाँ पे नेपाल पे होना चाहिए। वो वेरीफाई कराएं, तभी जाके हम बच्चों को जो है प्रोसेस आगे करवा सकते हैं। लगभग मैं अपना जो है प्रोसेस को, अब कई सारे केस को देख के भी हम प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइम सिचुएशन, सबको देख के हम कर सकते हैं। और इसमें लगभग सभी लोगों का हमें यहाँ पे साथ सहयोग मिला है।
उसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और कुछ आप लोगों के मन में जो भी जिज्ञासा है वो रखें, या सर आगे का फैसिलिटेट करेंगे। अ, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं, हम भाई साहब की तरफ भी चलेंगे। तो नवीन जी, जैसे आपने बताया कि एक बहुत सरल शब्दों में नेपाल और भारत के बीच की जो रिपैट्रिएशन प्रक्रिया है, तो कौन बताता है समुंदर का रास्ता नदी को, जिन्हें मंजिल का जुनून वो मशवरा नहीं लेते। तो ऐसे ही किसी जुनून के साथ आप भी काम कर रहे हैं, और ऐसे ही जुनून के साथ चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन भी माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। हम भी प्रयास करते हैं कि जैसे हमारे संपर्क में कोई बच्चा आता है तो उसको ढूंढ करके उसको प्रयास किया जाए। तो इसी में बस एक दो बातें मैं रखूंगा आपके समक्ष, उसके बाद में माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें, फिर हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। तो इस क्रम में जैसा आपने बताया, तो प्रक्रिया जो इंटरनेशनल स्तर पे है, वैसी प्रक्रिया कुछ कुछ अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय में भी है, एक जिले से दूसरे जिले के बच्चे में। तो CWC से DCPU डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और MEA यहाँ नहीं आता है, यहाँ पे सीधे DCPU टू DCPU एक जिले से दूसरे जिले में हो जाता है। और इसके बावजूद भी अगर इसमें कोई समस्या आती है तो IT, मैं एक मेल ID बोल रहा हूँ और मैं चैट बॉक्स में डाल भी दूंगा, it.ncpcr@nic.in, ये एक पोर्टल है भारत सरकार का, जिसपे हम ऐसे बच्चे की जानकारी डाल सकते हैं। तो NCPCR की टीम वहां से सारी जानकारी निकाल करके संबंधित DCPU, दोनों DCPU से, मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर भोपाल के किसी एक बच्चे को गोवा डिपोर्ट करना है, तो भोपाल CWC अगर DCPU के माध्यम से उसमें जानकारी डाल देती है, तो NCPCR भोपाल DCPU और गोवा DCPU दोनों से कोऑर्डिनेट करके, दोनों CWC से बातचीत करके ये प्रक्रिया बहुत आसानी से और जल्द से जल्द समय में पूरा कर लेती है। तो अभी ये बहुत अच्छी ये सुविधा हो गई है। पहले थोड़ी समस्याएं होती थी कि DCPU रिस्पॉन्ड नहीं करता था कई बार, या कई जगह पे DCPU को पता ही नहीं चलता था कि हमारा बच्चा यहाँ पे है। जैसा आपने अभी एक केस में बताया कि 5 सालों से बच्चा आपके यहाँ था और 5 साल में पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाए। तो अभी सारी प्रक्रियाओं में थोड़ी सी सुविधा हो गई है, आसानी हो गई है हम बच्चों को भेजने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहिएगा हमारे प्रश्नों के उत्तर के लिए। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि भाई साहब अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। नवीन जी, किन इंडिया फाउंडेशन एक एजेंसी है जो भारत और नेपाल के बीच में काम करती है, और भारत और नेपाल के बच्चों को ले आने और ले जाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर काम करती है। जी भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, आपने बच्चों को भारत और नेपाल, चूंकि भारत और नेपाल वास्तव में देखा जाए तो सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से एक ही है, क्योंकि देश की भौगोलिक सीमाएं बदलती रहती हैं, अलग विषय है, लेकिन संस्कृतियां नहीं बदलती हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी बहुत सारी चीजें, सब विचार सारे एक से होने की वजह से नेपाल और हमारे बीच में स्वाभाविक है, बहुत आना जाना भी बहुत होता है। उस आने जाने में कई बार जो उसके दुरुपयोग होते हैं वो भी बहुत ध्यान में आते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि नेपाल से होने वाली किसी भी घटना को बहुत उस पर नज़र भी रखी जाए, और जिस शिद्दत से आप काम कर रहे हैं उस शिद्दत से काम करते हुए इन बच्चों की चिंता की जाए। आपने विषय को बहुत सब थोड़ा माइक पास कर ले, आवाज कट रही है। सब आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। ये सारी होती हैं। बहुत लोगों के मन में प्रश्न होंगे, वो प्रश्न भी आपके सामने आएंगे, उन प्रश्नों के आप समाधान देंगे, और वो प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वो हम सबको बच्चों के लिए काम करने में और सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। मैं तो बस 2 लाइन कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा, बाकी आगे लोगों के प्रश्न उत्तर के समय हों। जैसे इन्होंने कहा कि वो समुद्र और रास्ता सारी बात कर रहे हैं कृपा जी, तो मैं बोलता हूँ बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म यदि सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है।
सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा। तो वास्तव में हम लोग अगर इन कामों को करना चाहते हैं, तो हमें बच्चों के लेवल पर जाकर के जीना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और हम उस बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा जो वास्तव में अभाव में है और किसी तरह से संकटग्रस्त है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपको कभी भी कोई बच्चा संकट या अभाव में दिखता है, तो आप ये मत मानिए कि वो एक बच्चा है, आप ऐसा मानिए कि ऐसा बच्चा मेरे घर में भी है और उसको जब आप उस अपने बच्चे से उसकी तुलना करने लगेंगे, तो वो संकट आपको अपना संकट दिखने लगेगा और वो बच्चा आपको अपना बच्चा दिखने लगेगा। ऐसा होने लगे तो संकट का समाधान है, समस्या का हल है और मुझे नवीन जी की बात सुन करके यही लग रहा था कि उसी शिद्दत के साथ काम करते हैं। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इसी तरह से आप काम करते रहें और कृपाशंकर जी और कृपाशंकर जी की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद कि जिस शिद्दत से और जिस निरंतरता के साथ आप इस काम को कर रहे हैं, वो वास्तव में काबिल-ए-तारीफ़ है और हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के अंदर अपने आप में एक रिकॉर्ड की तरफ आप बना रहे हो और आपका रिकॉर्ड केवल आप ही तोड़ सकते हो। इसका और किसी में तोड़ने की हिम्मत नहीं है अब। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, ऐसी ही प्रेरणा मिलती रहे। और अगले सप्ताह भाई साहब हम यूनाइटेड नेशंस में जा रहे हैं। अगर हमें समय मिल गया तो वहाँ के एक यूनाइटेड नेशन के पार्टनर हैं, वो बच्चों के विषय में क्या सोचते हैं उनसे हमने मेल किया हुआ है और पूरी जी। संभावना है कि अगले सप्ताह हम वहीं से विषय रखेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने राज्य की इकाइयों को जरूर जोड़ें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये हमारा अगला वेबिनार होने वाला है। 10-12 देशों के लोग जुड़ेंगे क्योंकि यूनियन के ही लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। अगर मिल गया उनका समय तो आप सभी जुड़े। सेशन ओपन है, जिसके भी प्रश्न है हैंड रेज कर सकते हैं। कमलेश व्यास जी ने हैंड रेज किया, अपना प्रश्न रखें। जी कमलेश जी, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिएगा, आप कहाँ से हैं? जी अब माइक बंद है आपका कमलेश जी। कमलेश जी चलिए फिर आपसे जब तक हाँ रखें अपना प्रश्न। नमस्कार जय श्री राम जी। मैं कमलेश व्यास नीमच से हूँ और CWC अभी ज्वाइन करा है मैंने। और एक केस आया है जैसे अदर स्टेट से, वहाँ से जो बच्चे नीमच में करना है MP में, वहाँ कोई अजमेर के पास में से बच्चे, लड़की है कोई, नीमच में करना है उनको। तो इसमें अपने कौन से, क्या एक बार मार्गदर्शन कर सकते हैं आप इस बारे में? जी नवीन जी आप बताएंगे या मैं बताऊं? जी तो इसमें कमलेश जी आप मेरे से बाद में बात कर लीजिएगा। जी। नीमच CWC, नीमच DCPU और अजमेर CWC, अजमेर DCPU लगेगा इसमें। ठीक है। और इसी बीच ओके। मैंने वो पोर्टल का ईमेल आईडी भी डाल दिया है जिस पर आपको बच्चे की जानकारी अपलोड करना है। और जी। अभी हम बहुत जल्दी एक प्रयास भी कर रहे हैं कि CCF के माध्यम से जितने भी CWC के लोग हैं उनको ये जो पोर्टल बना है घर पोर्टल, उसमें एक एक्सपर्ट के माध्यम से हम ट्रेनिंग दिलवा सकें, ताकि आने जी। वाले 1-2 सप्ताह तक अब हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। तो अगले सप्ताह पे इंटरनेशनल, उसके बाद हम NCPCR के माध्यम से इसी पोर्टल पे आपको ट्रेनिंग देंगे कि किस प्रकार से इस बच्चों को किया जा सकता है। तो आप मेरे से डिटेल में बाद में बात कर लीजिएगा, इसकी हम जानकारी आपको दे देंगे। ओके। हाँ टॉरेस जी अपना प्रश्न रखें, CWC नॉर्थ गोवा से जुड़ी हुई हैं आप। जी या थैंक यू सर। मैं एस्टर टॉरेस बोल रही हूँ, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति नॉर्थ गोवा। नवीन जी से हाल ही में हमारी मुलाकात हुई थी, वो गोवा आए थे, तो उनको देख के अच्छा लगा इस वेबिनार पे। और CCF का भी धन्यवाद, जो एक महत्वपूर्ण विषय जो है आज आपने लिया है, खास करके रिपैट्रिएशन, अंतर्राष्ट्रीय रिपैट्रिएशन जो हमारे बच्चों को लेके हमको दिक्कतें आती है उसके बारे में ये टॉपिक पर चर्चा डिस्कशन लेने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न नवीन जी से था और उनको हमारी केस पता है डिटेल में। हमें बहुत बार दिक्कत ये होती है गोवा में, खासकर जहाँ पर नेपाली समाज काफी तादाद में है। यहाँ पर जो बच्चों की माएँ हैं या पिता भी होते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बच्चा होता है, शादी नहीं होती है, लिविंग रिलेशनशिप से बच्चा हो जाता है। और एक आध केस में ऐसा हुआ है कि माँ फिर पति को छोड़ के चली गई है, अब वो किसी और के साथ है और पिताजी गुजर गए हैं और सडनली
बच्चा एक प्रकार का अबेंडेंड हुआ है, ऑर्फन्ड हुआ है। और जब हम इस बच्चे को रिपैट्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि भाई इसका भले वो इसके माँ बाप नेपाली हो, लेकिन इनकी तो शादी नहीं हुई थी, वो लिव इन रिलेशन में थी। तो ये बच्चा अब कहाँ का रहेगा? बिकॉज ऐसा भी होता है कि माँ अनफिट है। हम जब उनका एसआईआर वगैरह करते हैं, हम जब होम विजिट करते हैं, पता लगता है कि माँ अनफिट है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल इश्यूज आते हैं, हाईलाइट होते हैं रिपोर्ट्स पे, जिससे हमको लगता है कि ये बच्चा माँ को देने से खतरे में हो सकता है, या तो वो फिट नहीं है उसको देखने के लिए। तो ये बच्चा फिर भारत सरकार के सिस्टम में ही रहेगा हमेशा के लिए, और वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ही रहेगा। तो इन अ वे वो कहीं रीइंटीग्रेट भी नहीं हो पाएगा फैमिली से, और वो सिस्टम में ऑर्फन करके ही जिएगा। ना उसको सिटीजनशिप मिलेगी नेपाल की, क्योंकि माँ बाप शादीशुदा नहीं थे, इसके वजह से वो वहाँ एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है फैमिली में। तो इस टाइप के केसेस का सल्यूशन क्या है? और जब हम बच्चों को रिपैट्रिएट करने भी जाते हैं, जो बच्चे फैमिलीज के हैं, तो रेजिस्टेंस है फैमिली से कि ये बोल के कि भाई हमारे गांव में या बैक होम नेपाल में इतनी सुविधा है नहीं, इसीलिए हमने बच्चों को यहाँ लाया। ओके, वो कल्चरल शॉक भी है बच्चों को बहुत, स्पेशली गोवा में उनको बहुत दिक्कत जाता है, क्योंकि हमारा कल्चर, नेपाल का कल्चर, ऑल्दो ये दोनों टूरिज्म रिलेटेड कंट्री है, कल्चरली बहुत डिफरेंट है। तो वो बिहेवियरल इशू होता है, माँ बाप यहाँ फिट नहीं होते हैं, उनके कुछ अलग से अफेयर चालू हो जाते हैं। तो वी आर इन अ डायलेमा, हाउ डू वी हैंडल दिस? क्योंकि जब नेपाल बच्चों को रिपैट्रिएट करने बोलो तो वहाँ का सिस्टम बोलता है कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसी सुविधाएं नहीं है, तो आप भारत को रखिए। और फिर ऐसे बच्चों की जो आउट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप जन्मे हैं, उनका तो कोई लेजिटिमेट राइट नहीं होता है नेपाल में। तो हाउ डू वी हैंडल सच केसेस? उस पर अगर आप कुछ इंसाइट्स दे दे हमको, तो इट विल बी गुड फॉर अस टू टेक इट फॉरवर्ड। या थैंक यू सो मच। नवीन सर। यस सर, थैंक यू मैम। आपको भी यहाँ देख के मुझे अच्छा लगा, और हम मिले भी हैं, मुलाकात भी हुई है, और आपके यहाँ जो केस है उसके साथ साथ में और केस को भी आपने जोड़ के बहुत अच्छा प्रश्न आपने दिया है, उसके लिए एकदम धन्यवाद। और साथ साथ इसमें ऐसे केसों में ने कई बार प्रयासरत किया है। गोवा के साथ साथ यहाँ पे भी कई जगह में ऐसे केसेस हैं, दिल्ली में भी हैं, और दिल्ली एनसीआर लगायत और राज्यों में भी ऐसे केसेस सामने आए हैं अभी जाके। और उसमें हमें रिपैट्रिएट करने में ऐसे तो नेपाल और इंडिया का इतना अच्छा रिलेशन है, और इतने अच्छे रिलेशन है कि इधर की शादी उधर हो जाती है, उधर की शादी इधर हो जाती है, और कोई बॉर्डर पे रोक टोक नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। जो सोशलॉजी जो है बहुत अच्छा है। बट कानूनी तौर पे अब कानूनी तौर पे अब चाहें और उसके ऊपर काम करते टाइम जो हमें दिक्कतें आ रही हैं कि वहाँ की प्रशासन या फिर वहाँ का जो भी बाल कल्याण अधिकारी है, एनसीआरसी है, वो भी कोई फैमिली कंसर्न को लेने के बाद या फिर वहाँ से कुछ भी लेने के बाद, कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आगे डॉक्यूमेंट्स बना के भेजते हैं। तो वहाँ पे जब कोई भी फैमिली देने के लिए तैयार नहीं है या फिर फैमिली वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, जो फैमिली वेरिफिकेशन ना होने के वजह से हम आगे का प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। इसमें ऑफ रिकॉर्ड में हमने इस बात को एनसीआरसी में भी बात किया और एम्बेसी में भी बात किया, और हमारे जहाँ जहाँ पे भी हमारी लिंकेज है और जो भी हम लोग काम करते हैं उनके साथ हमने परिचर्चा किया है। कोई भी एसओपी और एमओयू या कानून इसके ऊपर स्ट्रांगली अभी हमने ढूंढने पे होगा या नहीं होगा नहीं पता, बस हमें ढूंढने पे वो कोई भी कानून हमें नहीं मिला, कहीं पे भी हमें नहीं मिला इसके ऊपर। तो हम लोगों ने ऑफ रिकॉर्ड में ऐसे बात करने के बाद क्या हुआ कि अब अगर वो यहीं पर हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका बर्थ जो है अगर यहाँ पे होता है तो
एक बर्थ सर्टिफिकेट या फिर बर्थ बनने का एक पहला जो है आइडेंटिफाई होने का या प्रूफ रहने का एक महत्वपूर्ण जो है वो एक निभाता है, उसमें ऑफ रिकॉर्ड में एक रहा है। और सेकेंडरी जो है उनके कोई भी रिलेटिव है या कोई भी कुछ भी हो, या मम्मी हो या पापा हो या कोई भी वहाँ पे जाके क्लेम करते हैं या फिर हमारा बच्चा यहाँ पे नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पहल किया जाए करके नेपाल की सिटीजनशिप देने के बाद वो अपना देते हैं, तो उसमें भी एक हम करने मतलब कि उसको रिपैट्रिएट करने के लिए कर सकते हैं बोला है एम्बेसी की तरफ से। जब तक कुछ भी लिख के कोई भी नहीं दे रहा है और हमारे तरफ से नेपाल का बोल के हम डायरेक्ट ले जाने में असमर्थ है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है गवर्नमेंट, वो हम ले जाने के लिए रेडी है। हम ले जाने के लिए हम चाहते हैं कि उसका कल्चरल मिले, उसका कोई भी फैमिली का कोई भी बंदा उसको मिले या फिर फैमिली में जाके उनका रियूनियन हो। तो हम चाहते चाहते भी उनको हम नहीं ले जा पा रहे क्योंकि कागजी प्रक्रिया कुछ भी नहीं हो पा रही है। और इसमें हम फिर भी दोबारा से आप लोगों के साथ में वहाँ की एनसीआरसी को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ के मिनिस्ट्री को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि कुछ दोनों मिनिस्ट्री और एमओयू मिनिस्ट्री और एनसीआरसी एनसीपीसीआर दोनों मिलके कुछ बच्चों के लिए सजेशन दे के गवर्नमेंट कोई एसओपी जारी कर दे या एमओयू कर दे। हम इसके लिए आप लोगों के माध्यम से हम कोशिश करेंगे एनसीआरसी और एनसीपीसीआर की दोनों की जो है जल्द से जल्द ऑनलाइन भी हो मीटिंग हो जाए। थैंक यू सर। ममता जी ने हैंड रेज किया है और मैं उनकी तरफ चलूंगा। उसके पहले मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात अलग हो सकती है। तो अभी कारा ने एक एडवाइजरी जारी की है, उस पर भी काफी प्रयास किया गया था हमारे द्वारा, सीसीएफ द्वारा, माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। तो पहले जो हमारे पास 3 कैटेगरी होती थी, ऑर्फन, अबेंडेंड एंड सरेंडर्ड की, अभी 2 कैटेगरी, उसमें ऑब्वियसली सीएनसीपी थी। अनफिट पेरेंट्स की भी एक कैटेगरी उन्होंने डाल दी है, जिसके रूल्स मेरे ख्याल से बन रहे हैं। तो अगर सीडब्ल्यूसी को ये लगता है, जेजेबी को ये लगता है, अभी उस पर क्या रूल्स बन के आ रहे हैं उस पर क्लैरिटी नहीं है, कि ये पेरेंट्स अनफिट हैं, तो उनके बच्चों को, जैसा कि अभी गोवा के केस में आप कह रही हैं कि लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं और छोड़ दिया है, बच्चे का भविष्य नहीं है, तो अनफिट पेरेंट्स की कैटेगरी में डाल के ऐसे बच्चे को लीगल फ्री की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। अभी इसके डिटेल रूल्स शायद फ्रेम हो रहे हैं या हो गए हैं, मुझे आइडिया नहीं है, वो आ जाएगा तो इसके लिए काफी हेल्प करने लगेगा। अब ममता जी ने हैंड रेज किया, अपना प्रश्न रखें ममता जी। कृपा शंकर भाई साहब आपको प्रणाम। नवीन सर आपको भी नमस्ते। सर एक छोटा सा प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि जैसे नेपाल में कोई ऐसा बच्चा मिलता है जिसका होम वेरिफिकेशन नहीं हो पाता और उसको भेजने में मान लीजिए नेपाल गवर्नमेंट असमर्थ है, तो सर उसको पैरों खड़ा करने के लिए वोकेशनल गाइडेंस के लिए क्या वहां पे भी कोई गाइडलाइन होगी कि कैसे हम उनको पैरों पे खड़ा करके या कुछ ऐसा उनके लिए जीवन यापन के लिए कुछ कर सकते हैं? थैंक यू ममता जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक बच्चा नेपाल का वेरीफाई नहीं होता है, उसको आप लोग हम लोग जो है उनको मानते हैं या फिर हमें पता होने के बाद भी जब तक वहाँ का कोई भी आइडेंटिफाई प्रूफ नहीं होता है, तो लीगली वो बच्चा नेपाल का नहीं माना जाता है। लीगली बच्चा नहीं माना जाता है। अगर लीगली बच्चा नहीं मानने के बाद भी, देखो आने जाने में जितने आ रहे हैं जा रहे हैं उसमें कोई रुकावट नहीं है आने जाने में, बट लीगली एम्बेसी के तरफ से और एमए के तरफ से बच्चों को वहां तक भेजने के लिए लीगली जब तक पता नहीं चलता है तब तक नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल से कोई भी अभी ऐसा प्रोविजन नहीं है, हमें कोई भी प्रोविजन का जानकारी नहीं है। रूपाली जी ने हैंड रेज किया है, अपना प्रश्न रखें रूपाली जी। रूपाली जी मेरी आवाज आ रही है? सर नमस्कार। मैं रूपाली टेमरे सिवनी से सीडब्ल्यूसी की सदस्य हूँ सर। हमारे सामने एक ऐसा केस आया है कि एक लेडीज है जो 35 साल की है और वो पहले उसका माइंड सही था,
लेकिन अभी वो डिसमाइंड हो गई है और उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन वो बच्चे का बाप नहीं है। तो उसके घर के लोगों ने तो अभी बोल दिया है कि बच्चे को हम नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन अगर वो लेडीज ठीक होती है, क्योंकि वो बच्ची को याद करती है, और अगर वो ठीक होती है और हमने लीगल फ्री कर दिया, तो फिर अगर वो ठीक होती है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगी? जी रूपाली जी, हाँ जो महिला हैं, लेडीज हैं, वो नेपाल से बिलोंग करती है या नहीं सर, वो इंडिया से? यहाँ एमपी की ही है। अच्छा ठीक है। तो उसमें देखिए रूपाली जी, हर जी सर। जिले में एक बोर्ड बना हुआ है, मेडिकल बोर्ड बना हुआ है। जी अगर उसको ऐसी डिजीज है जैसे सीजोफ्रेनिया है जो ठीक नहीं हो सकती है, जी तो मेडिकल बोर्ड के सामने उस महिला का परीक्षण करा लीजिए। अगर जी बोर्ड लिख के दे देता है कि ये महिला इस रोग से ठीक नहीं हो सकती है, तो बच्चा जी नेचुरली आपकी कस्टडी में आ जाएगा और उस बच्चे को लीगल फ्री किया जा सकता है। तो अभी तक ओके ये सर। प्रोसेस है, पहले उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराइए, उसके बाद होता है बच्चे को अपनी कस्टडी में लेके किसी संस्था में उसको शेल्टर दे दीजिए। अगर महिला ठीक हो जाती है तो उसको सुपुर्द किया जा सकता है। अगर ऐसी बीमारी है जिससे वो ठीक नहीं हो सकती है, आप जी थोड़ा अडॉप्शन गाइडलाइन देखेंगे तो उसमें मेंशन्ड है कि किस किस बीमारी में बच्चे को रखा जा सकता है और जी किस किस बीमारी में उस बच्चे को लीगल फ्री किया जा सकता है। जी और सर, अभी तो हमने बाकी इस उसको पर सिकिपुरा भेज दिया है। जी अरविंद खुरानिया जी भी जुड़े हुए हैं। भाई साहब, अगर कुछ इसमें आप ऐड करना चाहें तो, सीनियर जो वरिष्ठ लोग हैं इसमें। जी जी सर, पहले तो सभी को नमस्कार। और नवीन जी को विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, बहुत अच्छे ढंग से बता रहे हैं। और जो इनकी क्वेरी है, मेंटली रिटार्डेड जो लेडी है, हो सकता है उसको न्यूरो की प्रॉब्लम हो सकता है वो माइल्ड मेंटली रिटार्डेड हो। ऐसे में जैसे डॉक्टर कृपा शंकर जी ने बताया कि पहले उस लेडी का बोर्ड से एग्जामिनेशन, और जी वो सर। अगर मेंटली रिटार्डेड है तो उस बच्चे को उससे अलग किया जा सकता है। उसका कंसेंट जो उसके अदर फैमिली मेंबर से लेकर उसको जी आप जो है सरेंडर डीड बनाएंगे और उसका फिर अडॉप्शन में जाने की प्रक्रिया उसकी आरंभ हो पाएगी। जी सर। जी जी सर, थैंक यू। ओके, लक्ष्मण सर ने हैंड रेज किया है। तो लक्ष्मण सर हमारी टीम के सबसे ऊर्जावान और सबसे युवा व्यक्ति हैं। तो लक्ष्मण सर, आपको अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना प्रश्न नमस्ते लक्ष्मण सर जी। नमस्ते नमस्ते सभी को त्रिपुरा से। ये बात है, हमारा इधर एरिया में एक बांग्लादेश से एक लड़की आया था, उसके साथ चुपके किसी के साथ शादी हो गया। शादी होने के बाद वो जो प्रेग्नेंट था, उसी टाइम आइडेंटिफाई किया दैट लेडी बिलोंग्स टू द बांग्लादेश। Automatically case is filed and it's under the judicial. By this time one baby take birth. So what will be the next proceedings? Whether ultimately this lady can be shifted to the Bangladesh by the normal process or the logical process, but what will be the fate of this newborn baby? If the mother wants to take the baby from in the Bangladesh, how? Please enlighten this. हेलो। उसमें भी यही प्रोसेस होगा सर। आपको एम्बेसी तक ही बात को पहुंचानी पड़ेगी। आप डिपार्टमेंट के थ्रू भी आप पहुंचा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट, मैं बांग्लादेश एम्बेसी का नंबर या उनका व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी कृपाल सर को शेयर करूंगा। आप वहाँ के डिपार्टमेंट से भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ताकि लीगल सपोर्ट भी एम्बेसी को देना पड़ता है। जो भी वहाँ की अगर नागरिक हैं तो एम्बेसी को लीगल सपोर्ट भी काउंसलेट जो है प्रोवाइड करेंगे। वो लोग जितना कर सकते हैं वो करेंगे। और आपको डायरेक्टली मैं नंबर और ईमेल शेयर करूंगा, उससे आपको काफी मदद मिलेगी सर। जी थैंक यू नवीन सर। अभिषेक सर ने हैंड रेज किया था सर। अभिषेक श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अभिषेक श्रीवास्तव जी, अपना अनम्यूट करें जी, माइक जी। नो सर। ओके, मनु जी ने हैंड रेज किया है। मनु श्रीवास्तव जी। सर नमस्ते। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि
जैसा जी अभी गोवा वाली मैडम ने बताया है, यदि लिव इन में कोई महिला रह रही है भारत में और बच्चे का जन्म भारत में होता है, चाहे वह महिला नेपाल की हो या बांग्लादेश की, तो सिटीजनशिप उसकी इंडिया की मानी जाएगी या फिर उस देश की मानी जाएगी? सर बाय बर्थ उसकी सिटीजनशिप जो है वो इंडिया की होगी। तो फिर उसको तो भेजने का कोई सवाल ही नहीं उठता फिर, जो गोवा वाली मैडम वाला क्वेश्चन है वो तो नहीं, फिर अपने उसमें इंडिया में ही फर्क रखेंगे। है। उसके अच्छा बायोलॉजिकल पेरेंट्स को आप कैसे अलग कर सकते हैं, जी उस जी बात को मत भूलिए। और मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, सीडब्ल्यूसी को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, कहीं पर भी बच्चे का हित अहित नहीं होना चाहिए, अपनी लक्ष्मण रेखा हमें नहीं लांघनी है, फोर्स का यूज कहीं नहीं करना है, कंसेंट जो लेते हैं वो फ्री विल से होना चाहिए। जी थैंक यू सर। नवीन सर ने हैंड रेज किया है, दिल्ली से आते हैं नवीन सर, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जी। सर इसमें जो सिटीजनशिप आपने बोली, बायोलॉजिकल पेरेंट के हिसाब से भी सिटीजनशिप होगी और वो उनके पेरेंट के हिसाब से भी होगी, तो वो ड्यूअल सिटीजनशिप को फॉलो करेगा। एक सिटीजनशिप उसकी चॉइस होगी आफ्टर एडल्टेशन की वो कौन सी सिटीजनशिप को रिटेन करता है, पर उसकी सिटीजनशिप बाय बर्थ भी और बाय पेरेंट भी ड्यूअल होती है। तो वो बाद में डिसाइड होगा कि बच्चा कहाँ का सिटीजनशिप रखना चाहता है, या ड्यूअल भी कंटिन्यू कर सकता है। ठीक सर, चलिए तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी के प्रश्न है? अभी हमारे पास समय है।